कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। सिंधिया जी जिस तरीके से तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे। किस तरीके से तो उधर जाएं, चलो। पिछले साल मार्च महीने में यही वो दो बयान थे जिससे प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। भूचाल भी ऐसा कि कांग्रेस के 22 नेताओं ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसमें 6 मंत्री भी शामिल थे। इस बवंडर से अल्पमत में आई कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी इस्तीफा देना पड़ा। उधर समर्थकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए और बीजेपी फिर सत्ता पर काबिज हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में जो कुछ भी हुआ उसे बीजेपी ने कांग्रेस की कलह बताया, लेकिन कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया और बीजेपी पर खरीद फरोख्त कर सरकार बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ये भी कहती है कि जो बीजेपी ने किया वैसा वो भी कर सकती थी, लेकिन वो लोकतंत्र का सम्मान करती है। अब सरकार जाने के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने जा रही है। समूचे मध्य प्रदेश में उस दिन हम लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाते हुए 4 तरह के कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 20 तारीख को भोपाल राजधानी में, 20 तारीख को हमारे सभी जिला कार्यालयों पर एक तिरंगा यात्रा निकलेगी 2-3 किलोमीटर की, जहां हमारी जिला कांग्रेस कमेटी तय करेगी। 1 साल पहले के सत्ता परिवर्तन पर जनता ने अपनी मोहर लगा दी। 28 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस लोकतंत्र, खरीद फरोख्त, गद्दारी जैसे मुद्दों पर सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाई, जबकि बीजेपी 19 सीटें जीतकर फिर जनता की पसंद बनी। सरकार का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी भी खुशहाली दिवस मना रही है। पार्टी में लंच, डिनर और जश्न बनेगा। बीजेपी कहती है कांग्रेस का 15 महीनों का शासन रावण राज की तरह था, जिसे जनता ने नकार दिया। उस समय ऐसा लग रहा था कि अहंकारी रावण का राज हो, और रावण जिस तरह अन्याय और अत्याचार की घोषणाएं कर करके लोगों को दमन करता था, उन दमनों के कालखंड रहा कमलनाथ जी की और कांग्रेस की सरकार में। तो 20 मार्च को लंका जली, और हम ये मान सकते हैं कि राम भक्तों ने सेवा करने का काम 20 मार्च से शुरू करने का संकल्प लिया। मान अपमान की लड़ाई अब प्रदेश की सियासत में दल बदल की परंपरा में बदल गई है। 22 के बाद 4 और विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में आ गए। हजारों कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा। दूसरी तरफ कुछ नेता और कार्यकर्ता भी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस कहती है वो उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा है, लेकिन बीजेपी के पास इतना आ गया है कि उसे संभाले नहीं संभलेगा। उसके घर में कलह मचेगी और एक दिन यही लोग बड़ा विस्फोट करेंगे। बड़ा सवाल अब यही है कि क्या सियासत की अब यही चाल होगी, या मौका परस्त हुई राजनीति फिर अपने ठोर पर लौटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है अपमान बना सम्मान बनाम सम्मान। ये लड़ाई लड़ी गई थी ठीक 1 साल पहले। आज हम फिर उसी मुहाने पर खड़े हैं। बहुत कुछ बदल चुका है। जो उस समय अगर 19 मार्च 2020 की बात करें तो मुख्यमंत्री उस समय के कमलनाथ थे, और आज 19 मार्च 2021 की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। तब कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है। अगर कुछ नहीं बदला है तो एक ही चीज़ नहीं बदली है, और वो है कोरोना पेंडेमिक। तब ये महोदय दस्तक दे रहे थे और हम लॉकडाउन के दरवाजे पर खड़े थे, और लॉकडाउन भी मार्च के आखिरी सप्ताह में हो गया। और अब ये फिर महोदय लौट आए हैं अपनी ताकत के साथ, और ये बता रहे हैं कि मैं तो अभी 1 साल बाद भी आपके साथ ही रहूँगा। चलिए साहब, ये लड़ाई भी हम लड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिए लड़ाई लड़ते हुए। लेकिन बीते 1 साल में मध्य प्रदेश की राजनीति के मिजाज में बहुत सारा परिवर्तन आया है, बहुत सारा बदलाव आया है। और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह दल बदल तो है ही, और दल बदल के साथ ये भी एक बड़ी वजह है कि किन चीज़ों को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति आगे बढ़ेगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या क्या चीज़ें घटेंगी। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं ग्वालियर से मोहन सिंह राठौर, और जेपी धनोपिया जी हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर, भोपाल से जुड़ेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में हैं दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक।
सबसे पहले मैं दिनेश जी आप ही की टिप्पणी लेकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। किस तरह से आप देखते हैं जिस तरह से राजनीति का फ्लेवर बदला है, राजनीति के तौर तरीके बदले हैं, राजनीति मध्य प्रदेश की बदली है, हम आज कहाँ खड़े हैं, आगे कहाँ जाएंगे, बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें होंगी, लेकिन आप किस तरह देखते हैं कि किस तरह से आज जबकि ये लगभग 1 साल पूरे होने के दरवाजे पे हम खड़े हैं सत्ता परिवर्तन के, किस तरह देखते हैं आप? देखिए शरद जी, नैतिकता या आंखों के लिहाज जैसी जो बातें, जो शब्द होते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप दल बदल पहले भी होते रहे हैं और आगे भी दल बदल होंगे। जो दल बदल कानून है वो बेसिकली आई इसलिए था कि सरकारें, निर्वाचित सरकारों को इस तरह से ना गिरे। जो मुझे लगता है कि वो प्रिंसिपली एक विधायक की जो स्वतंत्रता होती है, जनप्रतिनिधि की जो स्वतंत्रता है, वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित भी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी दल बदल हो रहा है। तो महत्वपूर्ण ये है कि यदि कोई भी सरकार है, विधायक किसी को भी समर्थन दे रहा है, जनहितैषी काम हो रहे हैं, सरकार जनोन्मुखी है कि नहीं। अल्टीमेटली जो संविधान में एक जो जिस तरह से चुनी हुई सरकार की कल्पना है वो जनोन्मुखी सरकार की, यदि वो सरकार जनता की कसौटी पे खरी नहीं उतरती है तो शायद जो है दल बदल करें या ना करें, जो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि सीधे चुनकर भी आएँ और बेहतर काम नहीं करें तो फिर अगले जो चुनाव में सरकार को एंटी इनकम्बेंसी वगैरह जिस तरह की बात होती है वो जो है सरकार को झेलनी पड़ती है, फिर अगले चुनाव में दिक्कत होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप परफॉर्म किस तरह से कर रहे हैं और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। धनोपिया साहब, आत्मनिरीक्षण, आत्म मूल्यांकन आपको सबसे ज़्यादा सिखाने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो है आपकी तथाकथित रूप से असफलता, या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि आप उम्मीद नहीं कर रहे थे लेकिन वैसा घट गया, जो भी कारण रहे हों उसके पीछे। आप उसको धोखा भी कहते हैं, आप उसको चीटिंग भी कहते हैं, आप उस पर यह भी आरोप लगाते हैं कि सामने वाले ने आपको भरोसे में रखा, आपके अपने लोगों ने भरोसे में रखा, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इन सारे विश्लेषणों से आप हमारे जिस मंच पर आज आप हैं वहाँ बैठकर आप सिर्फ फेस सेविंग शायद ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप आत्म मूल्यांकन करते हैं तो वो गलती जीवन में दोहराएंगे नहीं। कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि इस घटना का सबसे बड़ा सबक यही है, क्या कहेंगे? सर जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह के हालात बने, इससे पहले कभी मध्य प्रदेश में ऐसे हालात नहीं बने थे और लोकतंत्र के नाम पर कभी भी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई थी जो आज आपको देखने को मिली। पहले लोग दल बदलते थे, जब कानून ना था राजीव गांधी जी के टाइम पर, तब 1/3 लोगों का था कि 1/3 लोग अगर चाहेंगे तो दल बदल सकते हैं। तब लगा कि 1/3 बहुत कम होता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, और 2/3 कर दिया गया। 2/3 के लोगों के द्वारा अगर दल बदला जाता है तो दल बदल होता है। ये दो दल बदल नहीं था, इन्होंने नया रास्ता निकाला, उन्होंने इस्तीफे दिलाए, वैकेंसी करी, लोगों की कांग्रेस की संख्या कम करी, और इसके बाद जो हालात बने आपके सामने हैं। कमलनाथ जी बहुत ही राष्ट्रीय स्तर के एक महत्वपूर्ण नेता हैं। उन्होंने लोकतंत्र के सम्मान के लिए किस तरह की कोई खरीदारी या फरोख्त करने की बजाय अपना इस्तीफा देकर लोकतंत्र का सम्मान किया। भाई प्रजातंत्र कहता है अगर आपकी बहुमत नहीं है तो आपको मुख्यमंत्री नहीं रहना, उन्होंने काल इस्तीफा दे दिया। निश्चित जो हालात बने उन हालातों पर अगर चर्चा करेंगे तो आज ये देखिए कि कहाँ स्थिति बनी हुई है। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपना सम्मान दांव पे लगाया, अपने लोगों के साथ मतलब उसका कालांकित करने के लिए कांग्रेस के लोगों, इसमें आत्म विश्लेषण मूल्यांकन नहीं है। आखिर चलो 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 उतर जाएं। सुनिए कहीं जी बात समझिए सर जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट को आदरणीय सिंधिया जी चर्चा कर रहे थे उसके बाद भी क्या किया उन्होंने, सरकार में पहुंच गया, सरकार बनवा दी, सरकार में महत्वपूर्ण उनकी हिस्सेदारी पहले भी थी आज भी है। उन्होंने एक भी शिक्षा कर्मी के लिए कोई काम किया क्या आज तक? बता दें कोई ध्यान दिया? एक भी काम नहीं किया उन्होंने, कोई भी। आज वो इतने आशाएं हैं वहां पर, यहाँ तो बोलने से ही होता था, कहीं ना कहीं शब्दों के फेर हो गया या समझने का अंतर हो गया, बात हो गई। आप मानते हैं कांग्रेस से कोई गलती नहीं हुई? गलती हुई, लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ, अकेला एक शब्द है चलो उतर जाए, ये वाला शब्द से कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि आदरणीय सिंधिया जी लोकसभा चुनाव हारने के बाद जिस तरह का मन में उनके एक घुटन सी महसूस होने लगी थी कि अब मेरा क्या होगा, जिस तरह उनके अपने राजनीतिक, उनके पारिवारिक। लेकिन धनोपिया जी, लोकतंत्र में संवाद की महिमा बहुत बताई गई है और परिवार में भी कहा गया है, कांग्रेस एक बड़ा परिवार है। अगर आपके यहाँ संवाद मजबूत होता तो G23 जैसे मसले सामने नहीं आते। संवादहीनता के कारण नहीं, ये तो कहीं ना कहीं मतलब करारणता के कारण हुई है। उनका अपने स्वार्थ थे, उनके अपने खुद के निजी कारण थे, उनके कारण उन्होंने जो उनकी पारिवारिक परंपरा रही है उसको निभाते हुए
कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरा दी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना दी। सरकार थी नहीं, सरकार बन गई। आज डिस्ट्रीब्यूशन का अपना हुआ, लेकिन आप देखिए सिंधिया जी कहाँ खड़े हुए हैं। सरकार बनवाने के बाद भी ये भाजपा की मांग में उधार का सिंदूर भरा हुआ है। इसके बाद क्या परिणाम हुआ है? आज कहाँ है सिंधिया जी? कहाँ लोगों को महत्व मिल रहा है? लोग इनके जो थे वो धीरे टूटते जा रहे हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने बहुत सही कहा है, हमारे महाराज थे, हम लोग खुद बात करते थे, हम लोग महाराज बोलते थे, महाराज महाराज चलिए महाराज। आज भाई साहब हो गए और कल भैया बन जाएंगे, परसों कोई और बन जाएंगे। लेकिन एक साल में हमने भी ये देखा कि कुछ नहीं बदला किया है कांग्रेस में। अगर कुछ नहीं बदला तो सिंधिया जी को लेकर जो टीका टिप्पणी है वो लगभग उसी स्तर पर और अभी भी वैसी ही है। ये सिंधिया जी से कांग्रेस का प्रेम है। लोगों को बर्बाद कर दिया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मान खत्म कर दिया, उनकी हैसियत खत्म कर दी। कांग्रेस कार्यकर्ता 15 साल तक आपका प्रेम जो है वो बना हुआ है सिंधिया जी से, चाहे पूर्ति के लिए आपके वरिष्ठ नेता हो या आप लोग हो, आपका प्रेम जो है वो अटूट रूप से बना हुआ है। ये तो हमने देखा साहब। सिंधिया जी तब भी चर्चा में रहे, एक साल बाद भी चर्चा में है। खत्म कर दिया, कार्यकर्ताओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया सिंधिया जी ने। आपके मित्र मोहन जी की टिप्पणी लेकर फिर आता हूं आपकी तरफ। फिर देखिए 1 साल हो गई है, आज क्या खड़े हुए सिंधिया जी, कोई उनका भविष्य नहीं बना है। मोहन जी सिंधिया जी खुद पछता रहे होंगे इस बात से कि मैंने गलत किया है। मोहन जी मैं धनोपिया जी, मैं आपको द्विवेदी जी बताना चाहता हूं जी आदरणीय, कि कांग्रेस की सरकार जिन मुद्दों पे बनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो 1 साल किया, मैं उस पर बाद में बात करूंगा। पहले मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि कांग्रेस जिन मुद्दों पे सरकार में आई थी वे सारे मुद्दे 1.5 साल तक, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरा किया हो। जनता की सारी उम्मीदों पर वो कहीं ना कहीं फेल रहे। और जितनी ऐसी योजनाएं थी जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में माननीय शिवराज सिंह जी ने लागू की थी, जो जनहितैषी थी, जिनमें किसी भी प्रकार से पार्टी से ऊपर उठ के काम करना चाहिए था, वे योजनाएं भी कांग्रेस के शासनकाल में बंद हो गई। और कांग्रेस की जो सरकार थी वो आईफा अवार्ड जैसे, जब कोरोना अपने चरम पर आने की स्थिति में था, जब पूरा हिंदुस्तान कोरोना से जूझने की बात कर रहा था, तब मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो आईफा अवार्ड कर रही थी। तो कांग्रेस ने जिस तरह से फेलुअर दिखाया, उसके बाद सिंधिया जी के पास क्या रास्ता था? जनहितैषी मुद्दों के लिए, जिन इश्यूज के लिए कांग्रेस सरकार बनी थी, अगर वो कांग्रेस सरकार के जो उस वक्त के नुमाइंदे थे, उस वक्त के जो मुखिया थे, अगर उन मुद्दों से भटक गए, तो कोई तो ऐसा व्यक्ति होता जिसको उन मुद्दों पर लड़ाई लड़नी थी। तो वो कमी माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पूरी की, लेकिन जनता के साथ खड़े रहे, चाहे भले ही वो किसानों का इशू हो या अन्य मुद्दे। मोहन जी, समीक्षक ये प्रश्न, अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो उन्होंने दी। ये प्रश्न जरूर खड़ा करते हैं कि क्या सिंधिया जी या सिंधिया जी के साथ जो उनके मित्र, उनके सहयोगी रहे, जो असहमत थे तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और उसके मुखिया से, क्या सरकार में रहकर उनका विरोध करना उनके लिए कठिन हो रहा था? क्या सरकार में रह के उनकी मुखालिफत करते हुए, और ऐसी परंपरा रही है, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हों, चाहे बीजेपी की सरकारें रही हों, दिग्विजय सिंह जी के लिए चुनौती बनते रहे हमेशा, कभी शिवभानु सिंह सोलंकी, कभी सुभाष यादव जी, कभी जमुना देवी जी। जी देखिए, सिर्फ सिंधिया जी की नहीं, मैं तो आपको कैबिनेट के मंत्रियों की भी बात कर रहा हूं। सिंधिया जी से जुड़े हुए और जो इस ग्वालियर चंबल संभाग के अधिकांश जो मंत्री थे, अधिकांश जो विधायक थे, उनकी अनसुनी की गई। कैबिनेट में उनको बोलने नहीं दिया जाता था। अगर वो किसी मुद्दे पे अपनी बात रखना चाहते थे, अपने क्षेत्र के विकास की बात करते थे, तो उनको चुप करा दिया जाता था। अगर सारा पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी अगर अपने लोकसभा में ले जाएंगे, अपनी विधानसभा में ले जाएंगे, तो बाकी विधायक और मंत्री क्या करेंगे? उनको तो निर्णय करना पड़ेगा ना साहब। चलिए दिनेश जी, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल की तरफ आपका ध्यान खींचूंगा। कांग्रेस ने जो 28 सीटों के लिए बाय इलेक्शन हुए, उसमें अपमान का मुद्दा लोकतंत्र के तथाकथित रूप से और विश्वासघात के मसले को उठाकर चुनाव लड़ा। लेकिन मैं एक अलग ट्रेंड हमने देखा चुनाव का। समीक्षक भी ये मान रहे थे, मीडिया ऑब्जर्वर्स भी ये मान रहे थे कि कांग्रेस लाभ उठा सकती है अगर वो इस लहर पर सवार हो गई, और लोग कन्विंस हुए। लेकिन जिस तरह के चुनाव के नतीजे मार्जिन आए, भोपाल की पड़ोसी सीट सांची में जो जिस तरह की सिचुएशन थी, जहां भितरघात का भी आरोप था, वहां का नतीजा हमने देखा। मतलब एक्सेप्शनली कुछ ग्वालियर चंबल की सीट्स को छोड़ दें
तो बाकी जगह जिस तरह के मार्जिन से वो साथी जो पहले कांग्रेस में थे बीजेपी में आने के बाद जीते हैं, तो लोगों ने उस ट्रेंड पर मैं क्या कहूं कि लोगों ने उस ट्रेंड को एक तरह से एक्सेप्ट ही किया ताकत से। देखिए शरद जी, कांग्रेस 15 साल बाद सरकार में आई थी, लेकिन 15 महीने में चली गई वो। तो उसके जो कारण है उस पर बहुत सारा विश्लेषण पहले भी हो चुका है। कांग्रेस जिन समस्याओं से जूझ रही है वो अभी भी आप देखिए कि G23 यदि आया है तो कहीं ना कहीं उनके यहाँ संवाद की ही समस्या है। यदि संवाद हो, लीडरशिप हो, तो आपके इश्यूज डाइल्यूट हो जाते हैं। आप इशू किस मुद्दे पर आपको चुनाव लड़ना, यदि हमने कर्ज माफी का मुद्दा कांग्रेस ने पकड़ा था तो उसे उपचुनाव में भी उसी मुद्दे को शायद वो यदि पुश करती तो बहुत ज़्यादा उसको मिलता, लेकिन उसने एक इशू बनाया, इस तरह का इशू बनाया जो पब्लिसिटी तो दे सकता है, आप बहुत गाली दे सकते हो, किसी को गुस्सा उतार सकते हो, लेकिन जो है वोटर कनेक्ट उसमें गायब था। आप ये कह सकते हो कि हम किसी ने सरकार गिराई है तो हम उसको किन्हीं भी शब्दों से आप कुछ भी कह सकते हो कि हमारी पार्टी से उन्होंने दगा किया, कुछ भी कह, इस तरह के शब्द मुद्दों का जो अभाव था पार्टी के पास, वो हमने लगातार 15 साल पहले भी देखा था। इन चुनावों के पहले जब एक मुद्दा राहुल गांधी जी ने लिया तो हमने देखा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ सभी जगह जो है सरकार बनी, लेकिन आप कहेंगे कि जो है फिर उस मुद्दे पर आप टिके क्यों नहीं रहे, वो आपको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए। आज भी कांग्रेस यदि उसी मुद्दे पर स्टैंड करे तो हो सकता है कि उसे ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग जगह सपोर्ट भी मिले। आज भी हम देख रहे हैं कि जो जहां भी देखते हैं हम, कांग्रेस की एब्सेंट ज़्यादा मार्क होती है। उसको जिस तरह से अपोजिशन में रह के उसका जो दमदारी से विपक्षी हमला दिखना चाहिए, जैसे विधानसभा सत्र में ही हमने देखा कि बहुत जल्दी, इतनी जल्दी उन्होंने मान लिया कि हाँ सत्र समाप्त कर दीजिए। महत्वपूर्ण मुद्दे जो है जनता का जो कनेक्ट होता है वो उसमें एब्सेंट होता है। तो कहीं ना कहीं जब जनता को लगता है कि इनका कोई कंसर्न नहीं है तो फिर मजबूरन, जो मध्य प्रदेश में तो जो है 2 पार्टियों की व्यवस्था है, तो मजबूरी में आदमी को जो वोट कई बार देना पड़ता है कि आपको हम उसी पार्टी को दे रहे हैं जिसको हमने हटाया था। जी जी बिल्कुल, आपने ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही। धनोपिया जी, जब हमने गांधी जी के बारे में सुना और उन्हीं पर केंद्रित फिल्म रिचर्ड एटनबरो साहब की देखी तो हमें ये बहुत ही अंदर तक छू गई बात। और आप कांग्रेस की मैं बात करूं तो उसका दावा भी है और निश्चित तौर पर गांधी उसके लिए आराधना और पूजन का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु रहे हैं कि जब उन अंग्रेज़ों के शासनकाल में कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए आंदोलन स्थल से बल प्रयोग होता था तो शांतिपूर्वक जो कार्यकर्ता लाठी खा के ज़मीन पर गिरते थे, दूसरे कार्यकर्ता उनको ले जाते थे उठाकर घायल अवस्था में। बांस की खपच्चियों की छोटी छोटी उन्होंने स्ट्रेचर बनाए हुए थे। यानी विरोध का जो तरीका था वो अद्भुत था, जिसको आज भी गांधीगिरी कहा जाता है, फूल देकर विरोध करना। लेकिन हमने मध्य प्रदेश में देखा कि कांग्रेस ने बहुत एग्रेसिव स्टैंड अपनाया। कांग्रेस ने बीजेपी की आलोचना का पूरा फोरम खोल दिया। यह आपका अधिकार है विपक्ष के नाते, लेकिन क्या आपको लगा कि ये पॉलिसी आप पर भारी पड़ी? हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति है, हम पराजित हैं मगर लज्जित नहीं हैं, हम लड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे कि जीत से ना हार से किंचित नहीं भयभीत में, बड़ी उनकी प्रिय पंक्ति थी ये। क्या कहीं कोई रणनीति में चूक हो रही है? लड़ना है लेकिन कोस कर लड़ना है, बार बार एक ही कुछ नेताओं को केंद्र बिंदु बनाकर लड़ना है, ये ठीक रणनीति है? शरद जी देखिए, 15 साल के संघर्ष के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता को कुछ जीवन में मिला, एक उम्मीद हुई कि चलिए शासन आया है, हम मदद कर सकेंगे, सबके भले होंगे, सारे होगा। उनके साथ जो कुठाराघात हुआ तो कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश था उसी कारण सारी बातें सामने निकल के आई थी। जहां तक अभी मेरे मित्र आदरणीय मोहन सिंह जी बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ 15 महीने में कितना कुछ किया था। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, आपको भी मालूम है। गरीबों के लिए, निर्धन वर्ग के लिए 10% आरक्षण, आपको मालूम है। 27% ओबीसी के लिए आरक्षण, आपको मालूम है। आपके 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, आपको मालूम है। कितनी ही ऐसी चीजें हैं, पेंशन राशि बढ़ाई गई, विवाह की बढ़ाई गई। सारे कुछ काम करने के बावजूद इन लोगों ने धोखा दिया। वो कहते हैं इन्होंने कुछ किया नहीं। क्या नहीं किया? इनके मंत्रियों ने ही तो सारे विभागों में काम किया। ये जो सरकार बदली तो एक बहुत कमेटी बनी कि साहब कांग्रेस पार्टी के हम कामों की समीक्षा करेंगे, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। शामिल कर लिया गया इनके ही मंत्रियों को। उसमें आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी को ले लिया, गोविंद सिंह राजपूत ले लिया। क्या हुआ उस कमेटी का? क्यों नहीं करी जांच? आप लोगों ने भ्रष्टाचार हुआ था तो क्यों आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी की 100 करोड़ की संपत्ति को, 300 करोड़ की संपत्ति को 1 मिनट में फाइल क्लीन चिट दे दी? क्यों उनको आपने वो कर दिया? ये सारे की सारी लोभ और लालच की जो स्थिति है ना, इससे कार्यकर्ता दुखी हुआ है।
उसके कारण इतना विरोध की स्थिति आई है। प्रजातंत्र है, जीतते हैं हारते हैं, 15 साल सरकार नहीं बनी, कभी ऐसा विरोध नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो धोखा दिया, जो गद्दारी की, लोग पैसे के लिए बिके, जो सामने हालात बने, उसे कार्यकर्ताओं भविष्य खत्म कर दिया इन लोगों ने। उससे लोगों में आक्रोश रहा है, उसे कारण लोगों की विरोध की स्थिति रही है। वो बात सही है, उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिली, हम इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। जी जी मोहन जी। अरे धनोपिया जी, मैं आपको बता रहा हूं, आपने 51,000 कर दिए बच्चियों की शादी के, लेकिन 2019 से आप अपना रिकॉर्ड उठा के देखिए, 2019 से आपने पैसा एक नहीं दिया। अभी 2019 का पैसा माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने अभी जारी किया है, जो लोगों तक पहुंचा है। लोग आज शुक्र मना रहे हैं कि भाई ये भाजपा की सरकार है जिसने कम से कम जिन लोगों ने कर्जा लेके बेटियों की शादियां की थी, उन बेटियों को उनका पैसा कम से कम अब मिला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आपने घोषणा की, आपने 2 लाख की बात की, सिंधिया जी ने भाजपा सरकार ने ऐसा कौन सा काम करा दिया? 50,000 तक अगर कर भी दिया तो उससे क्या होगा किसान का? एक काम गिना दीजिए, तो सिंधिया आप जी ये ने कौन सा काम करा दिया जो जनहित में है? संबल योजना बंद कर दी। जनहितैषी योजना थी जिसके ऊपर पूरा मध्य प्रदेश का एक जन जिस पे था की बात की, सड़क पर उतरे क्या वो? खुशहाली के साथ शिक्षा देख रहा था, काम कराए, उसको आपने क्या गरीबों को साथ दिलाई, क्या युद्ध के लिए हम आप दोनों को नहीं सुन पाएंगे ठीक से, आप दोनों को सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से। सिंधिया जी ने कौन सा भाजपा के साथ में आम जनता के लिए कराया? आप तो ये बताइए, एक भी काम बता दीजिए। और उल्टे उन पे आरोप लगते रहे कि 500 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, 300 कर लिया। भाई आपने क्या गरीबों के लिए दिया? एक काम बताइए आप। तो आपने कहा सड़क उतर जाऊंगा, उतर गए, चलिए सड़क उतर गए, हम बर्बाद हो गए, गिर गई सरकार, सब कुछ जनता फैसला करी। आपने क्या किया जनता के लिए? भाजपा सरकार से कौन सा काम ऐसा कराया सिंधिया जी ने? आत्मगिलानी थी उनको, क्योंकि साधारण से व्यक्ति चुनाव हार गए थे, उनका भविष्य असुरक्षित दिख रहा था, इसलिए सब किया गया है। काम बताएं आप एक भी कि सिंधिया जी कहने पे ये काम हुआ है। सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए जरा, क्या क्या उनका भी कहना वो भी सुन लीजिए। आपकी आवाज़ तो बाआवाज़े बुलंद है साहब, आखिर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी हैं और एक काबिल आपके पीछे की किताबें बता रही हैं कि कानून की रोशनी से नहाए हुए हैं आप। जी मोहन जी। जी जी। मेरी आवाज़ शायद वहाँ तक साफ नहीं पहुँच रही, इको हो रही है, जिसकी वजह से धनोपिया जी की और मेरी आवाज़ काफ़ी क्रॉस हो रही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो भी योजनाएं ऐसी थी, जो जनहितैषी योजनाएं थी, इन्होंने जो घोषणाएं की उनको पूरा नहीं किया। जो भाजपा की योजनाएं चल रही थी वो इन्होंने बंद कर दी। तो आखिर इन सब चीज़ों से जनता का तो नुकसान हुआ ना। और आज ही 1 साल में, इस कोरोना काल में, जब सरकार पूरे आर्थिक स्थिति के कठिन दौर से भी गुजर रही, लेकिन फिर भी जितनी जनहितैषी योजनाएं उनको सरकार ने लागू किया है। और किसी भी प्रकार से अब पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश ने गेहूं खरीदी में सबसे पहला नंबर प्राप्त किया। तो किसानों को आखिर उसका लाभ दिया ना। चलिए, किसान आज भी अगर ओले से और इससे पीड़ित हैं तो उनके मुआवजे की बात सरकार कर रही है। किसानों को 0% पे ब्याज, तो कांग्रेस के टाइम पे हुई, ब्याज पर लोन देने की किसानों की सुन लीजिए धनोपिया साहब, सुन लीजिए। तो ये जो सारी योजनाएं इनको इन्होंने बंद कर दिया था, तो ये पाप तो इनके सर चढ़ना ही चढ़ना था, और उसकी वजह से सरकार गिरी। चलिए सरकार सिर्फ इसलिए गिराई गई है कि अगर जनता ने जिन मुद्दों को लेकर सरकार को बनाया, अगर जनता के उन मुद्दों पर सरकार खरी नहीं उतरेगी तो आखिर किसी को तो ये प्रयास करने पड़ेंगे। जितने कंक्लूड कर रहा हूं, विधायक थे, मंत्री थे, जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा, उन्होंने सरकार से बाहर होकर अपनी बात की। जी, वक्त कम है मेरे पास। फिर जनता के बीच में गए और जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय शिवराज सिंह जी को फिर पूर्ण बहुमत दिया। जी जी। और आज मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, वो सारी योजनाएं लागू करेगी। मोहन जी, मैं अगले 3 देखता हूं, अगर कोशिश करूंगा, समय रहा तो लौटूंगा आपकी तरफ। जी दिनेश जी, मैं कंक्लूड करूंगा इस सवाल से कि 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक भोज है जिसमें वो सारे व्यक्तित्व उपस्थित रहेंगे जिन्होंने सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और निश्चित तौर पर ये समय होगा जब आप याद करेंगे उन चीज़ों को, योगदान को, जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बीजेपी के, और बीजेपी में आए जो साथी हैं उनके बारे में चर्चा होगी। परंपरा सफलता को सेलिब्रेट करने की है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि असफलता को सेलिब्रेट किया जाए, हालांकि जो बहुत उत्साही और बहुत आत्मविश्वासी हैं वो कहते हैं कि असफलता को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको स्थायी रूप से ज्ञान देती है तो वो असफलता ही है। अगर अर्जुन थर्राते नहीं युद्ध भूमि में तो गीता हमारे सामने प्रकट ही नहीं होती।
कृष्ण गीता का ज्ञान उन्होंने थर्राए और डरे हुए अर्जुन को ही दिया। क्या ये एक जरूरी मौका नहीं है कांग्रेस के लिए भी? मैं समझता हूं कि आप भोज का आयोजन करके अपनी असफलता को याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप भी एक मीटिंग बुला सकते हैं, नाम उसका विचार मंथन शिविर रख सकते हैं और 1 साल पहले के घटनाक्रम को छोड़ दीजिए, उस पर बात मत करिए, लेकिन 2021, 2022 और 23 पर बात करिए और उन गलतियों से बचने के लिए तौबा कीजिए जो आपसे अतीत में हुई हैं। क्या ये परंपरा एक आध्यात्मिक परंपरा, एक वैज्ञानिक परंपरा नहीं है? देखिए, हर राजनीतिक दल का अपना चरित्र है शरद जी, वो किस तरह से उसको लेता है। कांग्रेस को तो ओवरऑल वैसे भी आप देखिए किसी भी दिन करे, वो आत्ममंथन, आत्मचिंतन सभी की आवश्यकता है। उसे अपनी जो उसकी कांग्रेस की जो ताकत थी वो शायद फिर से एक बार याद करनी होगी कि उसकी ताकत है क्या। उसकी ताकत तो उसका कार्यकर्ता था। आप जिस कार्यकर्ता की उपेक्षा की बात हमने सुनी, वो कार्यकर्ता 15 महीने की सरकार में जितनी उम्मीदें पाला था वो भी दुखी था कि उसे जो है लग ही नहीं रहा है कि उसकी सरकार आई है, ब्यूरोक्रेसी का रवैया वही है, मुख्यमंत्री से मिलने में दिक्कत है, मंत्रियों का एटीट्यूड ठीक नहीं है, उस तरह की जो चीज़ें थी। क्योंकि जहाँ भी आप कार्यकर्ता की उपेक्षा करेंगे तो वहाँ आपको असफलता मिलेगी, और असफलता क्यों है ये तो हमेशा आपको सोचना पड़ेगा। जब आप कोई चुनाव भी हारते हैं, कोई व्यक्ति चुनाव हारता है, तो अगली तैयारी उसे अपनी कमजोरियों पर विजय पाकर ही करना चाहिए कि हमारी ये कमजोरी थी, इसके कारण हार गया। जब तक वो नहीं करेंगे फिर अगली सफलता की हम उम्मीद नहीं कर सकते। ये परंपरा हर पार्टी में रही है, और जिस पार्टी में कार्यकर्ता का मयार और उसका कद कमज़ोर हुआ है, वो पार्टी कालांतर में कमज़ोर होते हुए सत्ता प्रतिष्ठानों के गलियारों से भी गायब हुई है। कांग्रेस में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका खाटी नेता और खाटी कार्यकर्ता परिदृश्य से बाहर हुआ है। अब ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं जो कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी या तमाम जी जो कांग्रेस में हैं, उनके पास जाकर कह सकें जनाब गलतफहमी दूर करिए, अब इन चीज़ों की तरफ लौटिए, इन चीज़ों की तरफ बढ़िए। आप इसके लिए किन्हीं महेश जोशी जी के पुनर्जन्म की उम्मीद फिर से नहीं कर सकते हैं। अब उनकी आयु बहुत अधिक हो चुकी है। जो दिग्विजय सिंह जी को 1991-92 में ये कहें कि अगर दिग्विजय सिंह जी आपको मध्य प्रदेश में सत्ता में आना है तो एक गाड़ी लीजिए और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को नाप डालिए, ऐसे नेताओं की कमी निश्चित तौर पर कांग्रेस में है। बीजेपी के पास उसका संरक्षक मंडल अभी भी मौजूद है जो उसको ठीक रास्ते पर ले जाने का रास्ता भी दिखाता है, और जहां गाड़ी पटरी से उतरती है तो वो नेता भले ही अब उतने तल्ख और तुर्श ना हो, लेकिन बीजेपी के नेताओं में उनका खौफ बहुत है कि अरे साहब गाड़ी पटरी से उतरी तो कुछ अदृश्य आंखें देख रही हैं, और ये अदृश्य आंखें कौन सी हैं ये किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस में वो दृश्यमान आंखें थी, वो अदृश्य नहीं थी, लेकिन वो आंखें कभी जवाहरलाल नेहरू को भी चौंकाती थी, वो इंदिरा गांधी को भी चौंकाती थी, राजीव गांधी को भी चौंकाती थी, राहुल गांधी को भी चौंकाती हैं, लेकिन उसका खौफे खुदा जो होता था सर वो कमज़ोर हो गया। धनोपिया साहब, दिल की बात है, यहाँ नहीं कह पाएंगे आप, लेकिन सच्चाई है ये। लेकिन शुभकामनाएं हैं, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपका मजबूत होना, कांग्रेस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया मोहन जी, और बहुत शुक्रिया दिनेश जी। नमस्कार।